अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग का आखिर मतलब क्या है। जब भी कोई शख्स अगर अकाउंटिंग के लफ्ज़ को देखेगा, सही है, तो उसके दिमाग में क्या आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि चले सपोज करते हैं आप अकाउंटिंग के बारे में क्या जानते हैं, तो आपकी राय क्या होगी। पहले आप जरा सोचिए आपके दिमाग में क्या आ रहा है अकाउंटिंग के बारे में। है जो भी आ रहा है उसको आप अभी अपने माइंड में अपने पास रखे। फॉर एग्जांपल किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि अकाउंटिंग यानी अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट एक ऐसा बंदा है जो शायद हिसाब किताब रखता होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर ये थोड़ा माइंड सेट है तो इट्स अ गुड थिंग। आपने कुछ हद तक सही सोचा और समझा। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अकाउंटिंग पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई ये अकाउंटिंग के लफ्ज़ का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन बाय अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के लफ्ज़ की मैंने अच्छी खासी तर्जुमानी यानी उसकी डेफिनेशन आप लोगों के सामने मैंने यूँ लिख दी है। डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हम डेफिनेशन को तोड़ेंगे कि आखिर ये डेफिनेशन हमसे क्या बात करने चाह रही है, कि ये डेफिनेशन हमसे आखिर क्या बात करनी चाह रही है। सही है। तो व्हाट इज अकाउंटिंग, आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, तो आप अभी मेरे साथ जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, मैं आपको एग्जांपल्स भी देता जाऊँगा। और आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ अकाउंटिंग के बेसिक्स को समझेंगे, और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों से लेक्चर 1 ही मिस हो गया, पहली क्लास ही मिस हो गई, तो आप आगे क्लासेस में आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। आज यूँ समझिए कि आज हम एक ब्रिक लगा रहे हैं, ब्रिक ऑफ फाउंडेशन। सही है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? Recording, classification, and summarization of financial information so as to interpret the result is called accounting. हाँ, अब डेफिनेशन को अगर आप गौर से देखें तो डेफिनेशन में लफ्ज लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग का, उसके बाद लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन का, उसके बाद लिखा हुआ है समराइजेशन का। ये तीन मेन लफ्ज है, ये तीन मेन लफ्ज है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप पैसों में वैल्यू कर सके। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप पैसों में वैल्यू कर सके। तो फॉर द टाइम बिंग आप इस बात फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब यही समझ ले, एनीथिंग विच यू कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। एनीथिंग विच यू कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो फिर से आते हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सो एज टू इंटरप्रेट द रिजल्ट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। सर, मुझे डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है बेटा, आपको कहाँ क्लियर होगा, डेफिनेशन किसी को भी पहली बारी में समझ नहीं आई। लेकिन इंशाल्लाह इस डेफिनेशन को हम समझेंगे, और अभी ही समझेंगे। इस तरह समझेंगे, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी ऑफ अ मिल्कमैन। सही है। इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा, उस किस्से को आपने गौर से समझना है। सही है, दिमाग में बैठाना है। जैसे ही वो किस्सा एग्जाम्पल खत्म हो जाएगी, जैसे ही वो एग्जाम्पल खत्म कर दूंगा, आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आप सबको पता है कि फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं कि एक सेठ है। सही है, एक मतलब एक दूध की दुकान है, और उस दूध की दुकान का एक मालिक है। सही है, दूध की दुकान है और दूध की दुकान का मालिक है और उसका एक मुलाजिम है। सही। दूध की दुकान का मालिक है और उसका एक मुलाजिम है, और मुलाजिम ने मतलब एक दिन के अंदर 2 किलो दूध बेचा, किसी एक कस्टमर को 3 किलो दूसरे कस्टमर को बेचा, 4 किलो किसी और को बेचा, फिर उसने अंडे बेचे, फिर उसने डबल रोटियां बेची। तो ये तमाम चीजें वो बेच रहा था, और वो अपने पास लिख रहा था किताब में कि आज मैंने सलीम साहब को 2 किलो का दूध बेचा, आज मैंने डबल रोटियां बेची XYZ को, आज मैंने अंडे बेचे 3 दर्जन इस साहब को। वो एक किताब में तमाम चीजें लिख रहा था। वो एक किताब में तमाम चीजें लिख रहा था। वो जो दूध की दुकान थी, उसका एक मालिक था और उसके अंदर एक मुलाजिम था। तो मुलाजिम
डीलिंग्स वगैरह, मतलब दुकान को चलाने में हेल्प कर रहा होता था। तो उसने उस दिन चंद सामान बेचे थे, अंडे बेचे थे, डबल रोटियां बेची थी, दूध बेचा था। और जब वो जिसको सामान जो बेचता था वो किताब उठाता था, लिखता था कि आज मैंने इसको इतना बेचा, आज मैंने ये बेचा, और आज मैंने ये बेचा। उसने तमाम चीजों को एक कागज के पन्ने में, एक कागज की शीट में लिख लिया कि आज मैंने ये चीजें बेची हैं। सही। अब अगर आप गौर करें, उसने एक किस्म से रिकॉर्डिंग कर ली है, उसने एक किस्म से रिकॉर्डिंग कर ली, उसने एक लेन देन का अमल किया है, उसने एक ट्रांजैक्शन की है, उसने एक लेन देन का अमल किया है, उसने एक ट्रांजैक्शन की है। सर ये ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? आप हमें एग्जांपल सुना रहे हैं दूध वाले की, वहां पे एक बंदे ने डबल रोटियां बेची, अंडे बेचे, और फिर यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन का भी जिक्र करें, जरा और क्लियर एक्सप्लेन करें। मेरे पास क्या है, मेरे पास मतलब मैं ही वो मुलाजिम हूँ, सपोज कर लें मैं ही वो दूध की दुकान का मुलाजिम हूँ। मेरे पास कस्टमर ए आया, एक कस्टमर आया, मैंने उसको 2 किलो दूध तमाया, उसने मुझे पैसे दिए। मैंने उसको 2 किलो दूध तमाया, और मैंने उसको 2 किलो दूध तमाया और मैंने उससे पैसे लिए। तो अगर आप देखें तो उसकी तरफ से मेरे पास कैश आया, और मेरी तरफ से उसके पास एक सामान गया, एक अशिया गया। तो ट्रांजैक्शन एक ऐसा लेन देन का अमल है, ट्रांजैक्शन एक ऐसा लेन देन का अमल है जिसमें पार्टीज आपस में एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स परफॉर्म कर रही होती है। फॉर द टाइम बिंग आप लोग ट्रांजैक्शन का यही मतलब समझ लो। सही है? तो फिर से आते हैं कि वो जो बंदा था, वो जिसको भी सामान बेच रहा था, वो लिख रहा था कागज की स्टेटमेंट पे, वो लिख रहा था कि आज मैंने ये बेचा, ये बेचा, ये बेचा। तो वो जब ये सब कुछ लिख रहा था, तो एक किस्म से वो रिकॉर्डिंग कर रहा था तमाम लेन देन का अमल जो उसने परफॉर्म किया, तमाम ट्रांजेक्शन्स की। सही है। अब जो उसने सामान बेचा, उसमें अंडा था, उसमें डबल रोटी थी, उसमें दूध था, तो वो तमाम चीज़ें वो बेच रहा था। तो अगर आप देखो तो एक क्लासिफिकेशन भी वो किए जा रहा है, वो क्लासिफिकेशन भी की जा रहा है कि मैंने दूध बेचा इतने का, मैंने अंडे बेचे इतने के, मैंने मतलब देखो क्लासिफाई किए जा रहा है, दूध बेचा, अंडा बेचा, डबल रोटी बेची। तो इस तरह उसने क्लासिफिकेशन का पर्पस भी मुकम्मल कर लिया। सही है। अब वो जो बंदा है उसने उस दिन के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स की होगी, बहुत सारे सामान बेचा होगा। सही है। और कुछ सामान तो ऐसा भी होगा जो कि वापस लाए होंगे ग्राहक, यार ये दूध तो एक मसला है इसमें, कोई इसमें फॉल्ट है। तो पूरा दिन इस तरह गुजरा हुआ, वो लिखते लिखते आकर थक जाएगा यार। वो थक जाएगा, कितना लिखेगा हर एक के बारे में, वो थक जाएगा। और ऊपर से जब मालिक आएगा, मालिक कहेगा हाँ भाई पूरा दिन क्या किया, तो मालिक को कागज पे कागज थमाएगा, भाई इसमें मैंने आज मैंने ये बेचा था, ये बेचा था, आप ये देख के सारा पढ़ ले। आप ये 2 3 4 कागज पढ़ ले, तो मालिक परेशान हो जाएगा। यार मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं इन सबको पढ़ने बैठ जाऊं। मुझे ना तुम समराइज करके बताओ, मुझे ना तुम समराइज करके बताओ, मुझे ये तमाम जो तुमने आज लेन देन का काम किया है, ट्रांजेक्शन की है, जो भी तुमने काम किया है, उसको तुम मुझे छोटे से फॉर्मेट में, छोटे से सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्लेन करके बताओ। तो आपको दरअसल एक एग्जांपल के थ्रू मैं ये बात कन्वे करना चाह रहा हूं कि भाई अकाउंटिंग के अंदर ना हम इन 3 चीजों को, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन को एज अ मतलब यू समझे इस तरह लेके चल रहे होते हैं कि इन द एंड जो इंफॉर्मेशन बने, इन द एंड जो इंफॉर्मेशन बने वो ऐसी बने जिसको हम बाद में इंटरप्रेट कर पाए। अच्छा, ड्यूरिंग द लेक्चर मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को समझाऊंगा भी, फिर वही बातें मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कहूंगा कि ये जो मैंने आपको बात समझाई थी, अभी आप उस बात को भूल जाइए, अभी आप अपना कॉन्सेप्ट ये रख लीजिए। क्योंकि बहुत सारी बातें जब मैं आपको समझाऊंगा, मैं उस वक्त आपको उस वक्त के माइंडसेट के हिसाब से समझाऊंगा। जैसे जैसे आप लोग ग्रो करेंगे तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो जो पुराने जो मैंने आप लोगों के वो बनाए होंगे कॉन्सेप्ट, उनको मैं खुद तोड़ूंगा, उनको पे मैं रिफ्रेश करके एक नया कॉन्सेप्ट आपको लोगों के दिमाग में बैठाऊंगा। तो अभी के लिए हमने व्हाट इज अकाउंटिंग की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ ली है, लेकिन अभी भी हमें पूरी क्लियर नहीं हुई है। आप लोगों की सिंप्लिसिटी के लिए
रिकॉर्डिंग का मैंने मतलब लिख दिया टू राइट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो जो बंदा लिख रहा था। क्लासिफिकेशन का मतलब लिख दिया टू क्लासिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सर ये एसेट क्या है, सर ये लाइबिलिटीज क्या है, रेवेन्यू क्या है, सर ये एक्सपेंसेस क्या है। रुको रुके जरा, रुके जरा। वो जो बंदा था उसने अंडे बेचे, डबल रोटी बेची, वो भी क्लासिफिकेशन कर रहा था। अब ये एसेट क्या है, ये लाइबिलिटीज क्या है, ये रेवेन्यू क्या है, ये एक्सपेंसेस क्या है, ये आ रहे हैं अभी, आज ही की क्लास में इंशाल्लाह समझाऊंगा। थोड़ा वेट करना होगा। समराइजेशन, सही है। रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, अब समराइजेशन। टू समराइज द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इनटू अ सिंगल स्टेटमेंट। भाई जो जो आपने काम, मालिक नहीं आया, मालिक नहीं कह रहा था क्या इतने सारी चीजों को मैं कैसे पढ़ूंगा, जो तुमने किया है आज वो मुझे सिंपल से फॉर्मेट में, सिंपल से एक कागज में समझा दो भाई क्या हुआ है, दिखा दो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जब मालिक को एक कागज में दे दिया जाएगा तो मालिक उसको पढ़ेगा, हाँ भाई अच्छा ये हुआ है। वो इंटरप्रेट, यानी वो समझ पाएगा कि पूरा दिन आखिर हुआ क्या है। सही। तो कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, एंड समराइजेशन का क्या मतलब है। सही। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आगे बढ़ते हैं। हाउ अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज क्लासिफाइड एंड समराइज। कि भाई जो भी आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, आप उसको क्लासिफाई किस तरह कर रहे हैं, आप उसको समराइज किस तरह करेंगे। जाहिर सी बात है। सही है। तो द क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अभी मैं अगर आपको सब कुछ नहीं समझ आ सकता, हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन किस तरह होती है, फिर समराइजेशन किस तरह होती है, आराम आराम से आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देने वाला हूं अभी। इसको हम कहेंगे अकाउंटिंग के टर्म्स। अकाउंटिंग के टर्म्स जो कि इस्तेमाल हो रहे होते हैं, सही है, थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड। तो अभी हमने डेफिनेशंस पढ़ ली है। अभी हमने क्या पढ़ लिया, अकाउंटिंग की डेफिनेशंस हमने पढ़ ली कि भाई अकाउंटिंग का आखिर मतलब क्या है। अभी हम फर्दर मूव ऑन कर रहे हैं, कहाँ मूव ऑन कर रहे हैं, अकाउंटिंग के टर्म्स क्या है, भैया अकाउंटिंग के अंदर कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। ये टर्म्स अगर आपको क्लियर नहीं हुई आज क्लास में तो मुश्किल हो जाएगी। तो आप लोग, ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी चल रही है, लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सही है। वो आप चाहे तो उस लेक्चर को गो ऑन रिपीट करते जाइए ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। सर, क्या अकाउंटिंग के टर्म्स पढ़ने के बाद हमारी अकाउंटिंग क्लियर, हमें थोड़ी कुछ समझ आने लग जाएगी। यस, क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगी। अकाउंटिंग के टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, डिफरेंट अकाउंट हेड्स या अकाउंटिंग टर्म्स। एसिट्स, एसिट्स। तो जब एसिड का लफ्ज आप लोगों के दिमाग में आता है, आप लोग क्या सोचते हैं। सर एसिड के लफ्जी मायने तो असासा है, उर्दू में उसको असासा कहते हैं। गुड। अगर ये आपके दिमाग में आया है तो काफ़ी अच्छी बात है, तो अगर कुछ और आया है वो भी अच्छी बात ही होगी।
तो अगर मैं बात करूं एसेट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एसेट का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी रिसोर्स जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिले, कोई भी ऐसी रिसोर्स जिसको ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिले। सही है। तो फायदा किस तरह का? फायदा इन कैश भी मिल सकता है, इन काइंड भी मिल सकता है। फिर से, फायदा इन कैश भी मिल सकता है और इन काइंड भी मिल सकता है। सर इन काइंड का मतलब अदर देन कैश। सही। तो हम अभी इसको मैं एक फिर से एग्जांपल से लिंक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल वही दूध की दुकान है। मैं दूध की दुकान की एग्जांपल इस वजह से देता हूँ क्योंकि बच्चों को ये मोस्टली समझ में जल्दी आ जाती है। तो उसी दूध की दुकान पे वापस चलते हैं। मुलाजिम दूध की दुकान में बैठा हुआ था, ऊपर पंखा चल रहा था, ऊपर पंखा चल रहा था, पंखा हवा दे रहा था, वो मुलाजिम काम कर पा रहा था। देखो पंखे से कोई पैसे तो जनरेट नहीं हो रहे, लेकिन पंखा हेल्प कर रहा है, एनवायरनमेंट बिल्ड कर रहा है। और जब ये पंखा खराब हो जाएगा तो फिर उसको लोग बेचेंगे, कबाड़ी वाले को तो देंगे ही देंगे। और ज्यादा के ज्यादा ना बिक पाए तो कबाड़ वाला तो ले लेगा ना, कोई और ना ले कम से कम कबाड़ वाला तो ले लेगा। तो कबाड़ी वाला या कबाड़ वाला कुछ ना कुछ तो पैसे देगा ना आपको। तो आपको पंखे से इन काइंड यानी अदर देन कैश हवा मिल रही है, आप काम कर पा रहे हैं। सही है। और जब वो काम पंखा काम करना छोड़े तो आप उसको बेच देंगे, तो आपको पंखे से इन काइंड और इन कैश दोनों बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। सही है। तो एसेट एक ऐसी रिसोर्स है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलती है, और वो फायदा एक उस फायदे को अकाउंटिंग में कहते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये पंखा आज लगा हुआ है, आज चल रहा है, कल भी चलेगा, मतलब चलता जाएगा। और जब ये चलना बंद कर देगा तो हम बेच के फायदे ले लेंगे, बेच के पैसे आ जाएंगे। तो ये मतलब है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का। अभी हम एसिड की डेफिनेशन अभी हम पढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाएगी। एसिड्स, एसिड आर द रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, and future economic benefit are expected to flow into entity from the use of its assets or by selling it. Building, land or furniture, accounts receivable, what are current assets, what are non-current assets। रुक जाइए, फिर से मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करवाता हूँ। देखो एसेट एक रिसोर्स है कंट्रोल बाय एन एंटिटी। जो पंखा लगा हुआ है दूध की दुकान में, मुलाजिम को हवा दिया जा रहा है, वो उस मालिक के मतलब उस दूध की दुकान ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा हुआ है। और जो मालिक है उसका उसके ऊपर कंट्रोल है। वो ऑर्गेनाइजेशन का, दुकान का उस पंखे के ऊपर कंट्रोल है। सही है। तो एसेट एक ऐसी रिसोर्स है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल हो। पहली बात, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल हो, उससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड हो। या पंखा आज हवा दे रहा है, कल भी हवा देगा, अगर हवा ना दे पाया तो खराब होगा, खराब होगा तो मैं बेच दूंगा, बेच के पैसे मिल जाएंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे मिलेगा। सही है। तो एसिड एक ऐसी रिसोर्स है जो कि कंट्रोल है। सही है। और उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको एक्सपेक्टेड है कि वो आपको मिलेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। सर एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट का मतलब क्या है सर? ये मतलब हमें क्लियर नहीं हो रहा, अभी क्लियर कर देते हैं। वही दूध की दुकान है। सही है। वही दूध की दुकान है। तो मालिक कह रहा था यार आजकल गर्मियाँ काफी ज्यादा हो गई है और पंखे से गुजारा नहीं हो रहा यार, एक छोटा सा एसी लगा लेते हैं दुकान में। सही है। साइड पे लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा कमरा को तो थोड़ी सी दुकान ठंडी कर देगा। सही है। तो ओके भाई, एसी लगा देंगे। तो वो एसी लगाने के लिए पैसे देगा, वो एसी के लिए पैसे देगा, एसी के उसने पैसे दिए, एसी वाले आए उन्होंने एसी लगा दिया। अब पैसे तो उसने दे दिए थे और एसी बाद में लगा है। पैसे तो उसने दे दिए थे, एसी बाद में लगा है। जब एसी लग गया तो एसी लगने के बाद आपको बेनिफिट मिला, एसी लगने के बाद आपको बेनिफिट मिला, तो वो एक पास्ट इवेंट हो गया। सही है। दो बातें आपने याद रखनी है हमेशा। एसिड एक रिसोर्स है जो विच इज कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी, एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू एंटिटी फ्रॉम द यूज ऑफ एसिड्स। सर ये तो क्लियर हो गया। बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर, सर मतलब बिल्डिंग है, लैंड और फर्नीचर, ये आपने क्यों लिखा? अभी बिल्डिंग के अंदर लोग रहते हैं, वहां पे लोग अपना काम कर रहे होते हैं, तो बेनिफिट तो मिल रहा है।
और जब आप बिल्डिंग छोड़ के जाएंगे तो आप बेचेंगे, सही है, तो ये भी एसेट है। सर लैंड भी एक एसेट है, आप उसके ऊपर चल फिर रहे हैं, आप उसके बाद अपनी बिल्डिंग बनाई होगी, सही है। और फर्नीचर, फर्नीचर पे रख के आप अपने लैपटॉप्स और अपने जो भी अरेंजमेंट आप लोगों की है, फॉर एग्जांपल आप उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं, फर्नीचर से हेल्प मिलके भी लैपटॉप फर्नीचर के ऊपर रख दिया, फर्नीचर हेल्प करता है, वो भी तो मतलब एक किस्म से एक ऐसी चीज़ है जिससे आप फायदा उठा रहे हैं, सही है। और जब फर्नीचर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खराब हो गया तो आप उसको बेच देंगे। ओके, अकाउंट रिसीवेबल क्या है, इसको मैं डिस्कस करूंगा अभी इंशाल्लाह, आज ही के लेक्चर में करेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर करंट एंड नॉन करंट एसेट्स। सर ये करंट का क्या मतलब है, सर ये नॉन करंट का क्या मतलब है। तो भाई एसेट की डेफिनेशन अगर आप लोगों को क्लियर हो गई, तो हमेशा दिमाग में दो बातें रखनी है आपने। एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल बाय एन एंटिटी, कंट्रोल बाय एन एंटिटी। दूसरी बात, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। कोई भी एसेट जिससे आप फायदा उठा सके 12 महीने से ज्यादा तक का, कोई भी एसेट जिससे आप फायदा उठा सके 12 महीने से ज्यादा तक का, उससे हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। और कोई भी एसेट जो कि आपको फायदा पहुंचाए फॉर लेस देन 12 मंथ्स, उससे हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। ओके सर, लेकिन सर इनकी भी कोई डेफिनेशन तो होगी, क्या आप हमारे लिए डेफिनेशन लिख सकते हैं। जी लिख सकते हैं, अभी आ जाइए, टाइप करते हैं डेफिनेशन। नॉन करंट एसेट्स are the assets from which the future economic benefits are expected to flow into entity। entity बोले तो इदारा, टेंशन में नहीं आना, एंटिटी का मतलब इदारा, ऑर्गेनाइजेशन, सही है। नॉन करंट एसेट्स आर द एसेट्स फ्रॉम विच द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो इनटू एंटिटी फॉर मोर देन 12 मंथ्स। क्लियर। सर हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले 12 महीने से ज़्यादा तक का। सर एग्जांपल तो दे, कौन सा एसेट है। बेटा अभी ऊपर ही हमने एग्जांपल पढ़ी बिल्डिंग की। बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि सालों साल तक कायम रहती है, मतलब यार 10 सालों से ज़्यादा तक की होती है बिल्डिंग। अभी लोग रह रहे होते हैं सालों से, तो 12 महीने से ज़्यादा तक आपको बेनिफिट दे रही है। तो बिल्डिंग एक नॉन करंट एसेट है। लैंड एक नॉन करंट एसेट है, क्योंकि लैंड तो मतलब इनडेफिनेट, आप लैंड को तो मतलब इनफाइनाइट टाइम तक यूज कर सकते हैं। फर्नीचर, आपने एक फर्नीचर लिया हुआ है और फर्नीचर की दुकान वाले ने कह दिया कि भाई ये जो फर्नीचर है 5 सालों तक चलेगा। 5 सालों तक तो चलेगा ना, तो जब 5 सालों तक चलेगा तो 5 साल 12 महीने से तो ज्यादा है, तो एक नॉन करंट एसेट है। सर ये हमें क्लियर हो गया। अभी आप हमें बताएं कि ये करंट एसेट का सर मतलब क्या है आखिर, करंट एसेट का सर आखिर क्या मतलब है। तो अभी हम पढ़ते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट की डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, सही है, आप लोग भी इसको अपने पास नोट कर लीजिए। Current assets are assets from which the future economic benefits are expected to flow into entity for less than 12 months। सर ये आपने बता तो दिया, इसकी एग्जांपल भी तो दे दे सर, एग्जांपल दे रहे थे। सर क्या एग्जांपल देंगे आप हमें, आप ज़रा बताएं। अभी दे देते हैं, कोई बात नहीं, एग्जांपल ये। सर ये आपने क्या लिख दिया सर, स्टॉक का क्या मतलब है सर, ये मर्चेंडाइज का क्या मतलब है सर। तो अभी बताते हैं, देखिए करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि आपको फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन वो फायदा 12 महीने से कम तक का पहुंचाएंगे, 1 साल से ज़्यादा का फायदा नहीं पहुंचाते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दुकान से जाए
कोई ऐसी चीज ले जिसकी वारंटी या गारंटी, मतलब जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी जो यूजेज है फॉर लेस देन 12 मंथ्स है, तो आप उसको करंट एसेट कहेंगे। सही है। फॉर एग्जाम्पल जो दूध की जो दुकान है, वहां पे जो वो दूध बेच रहा होता है बंदा, सही है, जो वहाँ पे डबल रोटी बेच रहा होता है, और डबल रोटी वो दूध जब वो बेच रहा होता है ना, तो वो डबल रोटी तो मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर खराब हो जाती है, दूध भी जल्दी खराब हो जाता है। तो ये इन चीजों के लिए हम ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जिससे हम कहेंगे करंट एसेट, क्योंकि दूध भी एक एसेट है, डबल रोटी भी एसेट है, ये तमाम चीजें एसेट्स है। सही है। और इनको हम मर्चेंडाइज कहेंगे। सर मर्चेंडाइज का हमें और मायने बताए, समझाऊंगा बारी बारी से, सारी डेफिनेशन मौजूद है। सही है। तो करंट एसेट वो एसेट्स होंगे, दिमाग में ये याद रखना कि करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनसे हमें फायदा मिले लेकिन 12 महीने से कम तक का। सही है। चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आगे बढ़ते हैं। हमें एसिड्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। मेरे ख्याल से अब तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है, शायद आपका दिमाग थोड़ा सा हैवी हो गया होगा। तो अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करें, जाके थोड़ा ब्रेक ले ले। लेकिन शुरू की क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल बिठाने दिमाग में ज़रूरी है, वरना पे आपको अकाउंटिंग आगे की क्लासेस में समझ नहीं आएगी। शुरू की क्लासेस टीचर्स के लिए थोड़ा टफ होता है, लेकिन जैसे ही कॉन्सेप्ट बैठ जाता है तो फिर वेल एंड गुड, और हम मूव ऑन कर सकते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हम पढ़ते हैं लाइबिलिटीज। सर ये लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? जिस तरह आपने हमें बताया था एसेट का मतलब उर्दू जबान में असासा है, तो लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? तो लाइबिलिटीज को आसान उर्दू अल्फाज उर्दू जबान में अगर मैं कहूँ तो इसके मायने है कर्ज। क्या? कर्ज। सर जरा इंग्लिश में इसका दूसरा फॉर्म बताए। डेप्ट। सर आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? लिख देते हैं भाई, टेंशन क्यों ले रहे हैं, डेप्ट। सही। डेप्ट। डेप्ट बोले तो कर्ज। ओके सर, सर लाइबिलिटीज क्या होती है, जरा हमें ये समझाएं सर, सर लाइबिलिटीज क्या होती हैं? तो लाइबिलिटीज के बारे में अगर मैं आपको समझाऊंगा तो लाइबिलिटीज दरअसल क्या है कि आपने किसी को पैसे देने हैं, आपने किसी को पैसे देने हैं, ये एक लाइबिलिटी है। अगर वो पैसे आपने 12 महीनों के अंदर अंदर देनी है तो वो करंट लाइबिलिटी है। अगर वही पैसे आपने 12 महीनों के बाद देने हैं तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। कैसा? हम्म कैसे रिपीट करते हैं, डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, आपको आसानी हो जाएगी, फिर मैं उनको फर्दर क्लैरिफाई करता हूँ आप लोगों के लिए। तो liabilities are an obligation of an entity to pay, which also arise as a result of past event and they result in an outflow of economic resources from the entity. Account payable, what are current and non-current liabilities? समझाता हूँ। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि एसेट की डेफिनेशन के अंदर दो अहम पार्ट है। एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल बाय एन एंटिटी and from which future economic benefit is expected to flow। सही है। लाइबिलिटीज के अंदर भी दो ही अहम चीजें हैं। लाइबिलिटीज आर एन ऑब्लिगेशन टू पे, liabilities are an obligation to pay, and it result in reduction of future economic benefit। it result in reduction of future economic benefit। तो क्या कहना चाह रहे हैं? रिजल्ट चाहे तो इन रिडक्शन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा था। तो हमेशा याद रखिए कि लाइबिलिटीज के अंदर भी दो अहम चीजें हैं। फर्स्ट क्या? लाइबिलिटीज आर एन ऑब्लिगेशन टू पे। और जब आप कोई चीज पे करते हैं तो आप अपनी जेब से कोई चीज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी किताबों की दुकान थी, मैं किताबें बेचा करता था।
मेरी किताबों की दुकान थी, मैं किताबें बेचा करता था। मैं एक दफ़ा उर्दू बाज़ार गया, उर्दू बाज़ार से मैंने सप्लायर से 10-12 किताबें ले ली, और मैंने कहा कि भाई इसके पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा बाद में, 10-15 दिन बाद में दे दूंगा। लेकिन मैंने किताबें तो ले ली, और जब मैं उन किताबों को बेच दूंगा, उससे जो मेरे पास पैसा आएगा, वो पैसा मैं जाके देने जाऊंगा उस सप्लायर को जिससे मैंने कर्ज पे सामान लिया था। सही है। तो आप लोगों ने एक चीज हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। एक और चीज जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, जब भी आप किसी के साथ कर्ज या कर्ज के मामला या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करने जा रहे हैं, आपने उनके लिए लफ्ज ऑन अकाउंट इस्तेमाल करना होगा। यानी जब भी आप सवाल पढ़ेंगे और सवाल के अंदर लिखा हुआ नजर आया ऑन अकाउंट, तो ऑन अकाउंट का मतलब है उर्दू में खाता। सर ये क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से क्लियर करते हैं। देखिए लाइबिलिटीज का मतलब तो आप समझ गए ना, कि लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, टू पे। और जब आप पे करेंगे, आपने कोई ना कोई अपना बेनिफिट उनको देना होगा। तो जब मैंने उनसे किताबें ली थी उर्दू बाजार वालों से, तो जब मैं इन किताबें बेचूंगा, जो पैसे आएंगे उनमें से उनका मैं उनका हिस्सा दूंगा, भैया आप लोगों के पैसे हैं और मेरी लायबिलिटी यहाँ पे खत्म हो गई है। सही है। तो इसे कहते हैं लायबिलिटी। अगर वो पैसे मुझे 12 महीनों के अंदर अंदर लौटाने हैं तो वो करंट लायबिलिटी। अगर वही पैसे मुझे 12 महीनों के बाद लौटाने हैं तो वो नॉन करंट लायबिलिटी। अभी जो मैं आप लोगों को चीज समझा रहा हूँ वो है एक किस्म से कि भाई अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या है और अकाउंट पेबल का मतलब क्या है, जो कि हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो ऊपर भी अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे और अकाउंट पेबल यहाँ पे, इनका मतलब क्या है ये भी अब समझना जरूरी है ना आप लोगों के लिए। तो आपने हमेशा दिमाग में बात याद रखना है कि जो यहाँ पे जो अकाउंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, अकाउंट का, ये अकाउंट, ये अकाउंट, ये अकाउंट का लफ्ज जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और ये अकाउंट का लफ्ज जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इनका मतलब है कि भाई ऑन क्रेडिट, कर्ज पे। अकाउंट रिसीवेबल का क्या मतलब सर, मेरी किताबों की दुकान थी, मैंने मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने कहा किताबें मुझे दे दो, मैं आपको पैसे 15 दिन बाद दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको जानते हैं, ये ले किताबें आप रख ले, हमें 15 दिन बाद पैसे दे दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक खाता खोल दिया, मैंने किताब खोला उसके लिए एक खाता खोल दिया कि इससे मैंने पैसे लेने हैं। सही है। पैसे लेने हैं, रिसीव करने हैं, मुझे उससे सामान पैसे, मुझे उससे पैसे लेने हैं, मुझे अपने कस्टमर से पैसे रिसीव करने हैं। तो इससे हम क्या कहेंगे, अकाउंट रिसीवेबल। जब आपको पता है कि आपको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, तो फ्यूचर में पैसे मिलेंगे उस कस्टमर से जिसको आपने एक किस्म से अभी वो किया, किताबें जिसको आपने बेची, तो आप उसे क्या कहेंगे, अकाउंट रिसीवेबल। जब आपको फ्यूचर में पैसे मिलेंगे तो आपके लिए एक बेनिफिट है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, तो अकाउंट रिसीवेबल भी आपके लिए क्या हुआ, एक एसेट हुआ। सर अकाउंट पेबल, आप, मैं उर्दू बाजार गया, उर्दू बाजार से मैंने किताबें ली थी कर्ज पे, और जब वो किताबें, जब उन किताबों के पैसे, मतलब मैंने उनसे, मुझे देने होंगे ना उनको, मैंने उर्दू बाजार से किताबें ली, लेके आया था, लेकिन मैंने उनके पैसे नहीं दिए थे। मैंने कहा उर्दू बाजार वालों से कि मैं आपको 15 दिन के बाद पैसे दूंगा, तो उन्होंने कह दिया खैर है, आप हमें 15 दिन के बाद दे दीजिए। सही है। तो मुझे भी इनको पे करना है, मैंने इनको भी पे करना है। तो मैंने अपने पास एक खाता फिर से खोल के रख दिया कि यार आई हैव टू पे देम, मैंने उनको पे करना है, और मैं उनको अभी फ्यूचर में पे करूंगा, मेरे सर पे एक लायबिलिटी है, कर्ज है। तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, अकाउंट पेएबल। सही है। सर हमें क्लियर नहीं हो रहा है, टेंशन नहीं लेनी, आगे डेफिनेशन मौजूद है अकाउंट पेएबल की भी, अकाउंट रिसीवेबल की भी। हम उन्हीं डेफिनेशन को एक काम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये रहा, ये डेफिनेशंस मैंने ही लिखी है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। द वर्ड अकाउंट्स इंडिकेट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है सर, हमें ये समझ नहीं आया सर, जरा बताएं। बेटा क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अभी आपने अभी तक पैसे नहीं दिए, या फिर आपने अभी पैसे लिए नहीं। अगर कस्टमर है, कस्टमर का आपने सामान बेचा है उधार पे, तो आपने उससे पैसे लेने हैं, तो ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर आपका सप्लायर है, आपने सप्लायर से सामान खरीदा है
और उसको अभी तक आपने पैसे दिए नहीं, तो इसका मतलब आपने पैसे देने हैं। ये भी एक आपने उधार पे ही सामान खरीदा है। एक जगह आपने उधार पे सामान बेचा, दूसरी जगह आपने उधार पे सामान खरीदा। एक जगह आपने उधार पे सामान बेचा, जिससे हम कहेंगे अकाउंट रिसीवेबल, और दूसरी जगह आपने उधार पे सामान खरीदा, जिससे हम कहेंगे अकाउंट पेबल। और इस किस्म की ट्रांजेक्शन हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। The word account indicates a credit transaction, which means that the receipt or payment is postponed to a future date. मैंने पैसे देने हैं या मैंने पैसे लेने हैं, अभी नहीं, फ्यूचर में। Therefore, in the case of account receivable, it means that the amount which is expected to be collected will be collected at a future date. And in case of account payable, the amount which is expected to be paid will be settled at a future date. सही है? तो अकाउंट रिसीवेबल का मतलब भी हम समझ गए, अकाउंट पेबल का मतलब भी हम समझ गए। अगर आपको फिर भी क्लियर ना हो रहा हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर क्लेरिफाई कर दूंगा। अभी हम वापस आते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था ऊपर। हमने एसेट पढ़ लिया, हमने करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स पढ़ लिए, हमने लाइबिलिटीज पढ़ ली। हमने नॉन करंट लाइबिलिटीज भी समझ ली कि वो लाइबिलिटी, वो कर जिसके पैसे हमने 12 महीने के बाद देने वो नॉन करंट, वो जिसके पैसे हमने 12 महीने के अंदर अंदर देने वो करंट। फिर हमने बिजनेस अभी स्टार्ट करने की, बिजनेस का मतलब क्या है, और बताया आप बिजनेस दिमाग में क्या आ रहा है आपके, बताए? कुछ तो आ रहा होगा ना, क्या आ रहा है? सर बिजनेस का मतलब, सर मतलब, तो जो मेरे वो फादर करते हैं ना, मेरे अब्बू का अपना बिजनेस है। हाँ बेटा, वो बिजनेस है, लेकिन दिमाग में आपके क्या आ रहा है? चले, देखिए बिजनेस का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपको प्रॉफिट मिले। आप एक बात याद रख लीजिए, बिजनेस का हम पर्पस ही हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। क्या सर? बिजनेस का पर्पस हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आ जाइए भाई, लिख देते हैं, मसला ही नहीं है। तो बिजनेस का पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्लियर हुआ? बिजनेस का मतलब क्या? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे हमारा पर्पस, हमारा गोल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, अर्निंग्स को बढ़ाना है, इसे कहते हैं बिजनेस। ये सर मैं समझ गया सर। अभी हम आते हैं रेवेन्यू सेल। अभी हम कहाँ आ रहे हैं? रेवेन्यू सेल। अच्छा, जो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये इंटरव्यूज के अंदर भी लोग सवाल पूछते हैं कि भाई ये रेवेन्यू और ये इनकम, इन दोनों में फर्क क्या है बताओ। ये आपसे इंटरव्यू के अंदर ही पूछा जा सकता है। कभी कभार इंटरव्यू आपसे पूछ लेता है कि यार हमें ज़रा समझाएं, आप पढ़ के आए हुए हैं, आपको इतना तो पता होगा कि रेवेन्यू इनकम में क्या फ़र्क है। तो आपने ये चीज़ें अभी अच्छे से समझ के करनी है, और नोट डाउन भी करनी है अच्छे से। तो रेवेन्यू, जिसको हम सेल भी कह सकते हैं, रेवेन्यू जिसको हम सेल भी कह सकते हैं। तो रेवेन्यू या सेल इज द अमाउंट ऑफ अर्निंग विच एन एंटिटी मेक्स ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस। सर ये क्या लिखा हुआ है सर, मैं तो समझ नहीं है, तो काफ़ी एडवांस इंग्लिश आपने लिख दी है और हमारे सर से गुजर गई, हमें समझ नहीं आ रहा सर आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो और सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने एग्जांपल लिखी हुई है आप लोगों के सामने, सेल ऑफ बुक्स इन अ बुक शॉप। सर जरा समझाए, सर क्लियर करें, रेवेन्यू को आखिर मतलब क्या है? मेरी किताबों की दुकान है, मैं किताबें बेचता हूँ, मैं स्टेशनरी बेचता हूँ, सही है। मैं अदर देन दिस कुछ और नहीं बेचता। तो जो मेरा प्योर एक्टिविटी, जो मेरे रोजमर्रा का काम है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? रोजमर्रा का काम, रोजमर्रा की एक्टिविटी, डे टू डे रूटीन, डे टू डे बिजनेस। तो जो आपकी डे टू डे रूटीन, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी है, जिससे आप पैसे कमा रहे हैं, जो कि आपकी प्योरली बिजनेस एक्टिविटी है, सही, उससे हम कहते हैं रेवेन्यू। एक बुक शॉप के अंदर जो दुकानदार है वो किताबें बेचता है, वो स्टेशनरी बेचता है, इससे जो उसको पैसे मिलेगा उसको वो नाम देगा रेवेन्यू का, सही है। तो जो वो किताबें बेच रहा है, जो वो स्टेशनरी बेच रहा है,
इससे जो उसको पैसे मिलेंगे वो इसको नाम देगा क्या, रेवेन्यू का। ओके है। अच्छा सर, ये हमें क्लियर हुआ। अब हमें और जरा क्लियर करें। वही दुकानदार किताबें बेच, मतलब वही दुकानदार का किताबें किस, मतलब वो किताबें तो वो बेच रहा है, वो स्टेशनरी बेच रहा है, और उसके बदले में जो उसको पैसे मिलते हैं, सही है, उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू। जो उसको अर्निंग मिलेगी इन चीजों के बदले में, उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू। अब उसी बुक शॉप के अंदर एसी लगा हुआ था और एसी खराब हो गया। उसी बुक शॉप के अंदर एसी लगा हुआ था और एसी खराब हो गया। जब एसी खराब हुआ तो उसने कहा यार अब तो खराब हो गया, वैसे भी कुछ हो नहीं सकता, इसको हम बेच देते हैं। सही है। तो जब उसने इसको बेचा तो बेच के पैसे आए। जब उसने इसको बेचा तो बेच के पैसे आए। और तो बुक शॉप की जो एक्टिविटी थी वो ऐसी बेचना नहीं था। वो किताबें बेचने का काम करता है, वो ऐसी बेचने का काम नहीं करता। उसने ऐसी एक वन ऑफ उसने ऐसी एक वन ऑफ वन ऑफ एक्टिविटी, यानी कभी कभार, किसी एक दिन बेच दिया। उसके बदले में, ऐसे ही बेचने के बदले में उसको पैसे मिल गए, कुछ फायदा मिला। ये जो उसको अर्निंग मिली है उसको हम रेवेन्यू नहीं कहेंगे, क्योंकि ये रोजमर्रा की एक्टिविटी से नहीं आया, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं आया, ये अदर देन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से आया है। तो इससे हम क्या नाम देंगे, इनकम। तो डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं अभी। इनकम, income is the amount of earning which an entity makes other than its normal course of business, the sale of equipment, table, scrap material in a bookshop। जिस तरह मैंने अभी आपको ऐसी की एग्जांपल दी। सर ये आप तो काफी ज्यादा हमें थ्योरी पढ़ा रहे हैं। इतनी सारी थ्योरी आप पढ़ा रहे हैं, हम मतलब प्रैक्टिकल कब करेंगे, न्यूमेरिकल कब सॉल्व करेंगे। बेटा जब तक आपको एक थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो फायदा ही नहीं है, आप न्यूमेरिकल तक सॉल्व नहीं कर सकते। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसके अंदर तमाम अकाउंटिंग टर्म्स से वो भरा हुआ होगा, तो आप ट्रांजेक्शन किस तरह बनाएंगे। तो आपने सबसे पहले अकाउंटिंग टर्म्स को समझना लाजमी है। अकाउंटिंग टर्म्स को आप समझेंगे तो ही जाके आपको कुछ ना कुछ क्लियर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनकम तक हम पढ़ चुके थे। इनकम तक हम पढ़ चुके थे, सही है। इनकम तक तो हम पढ़ चुके थे। हमने एसेट पढ़ लिया, हमने नॉन करंट एसेट समझ लिया, हमने करंट एसेट समझ लिया, हमने लायबिलिटी समझ ली, हमने करंट लायबिलिटी समझ ली, हमने नॉन करंट लायबिलिटी समझ लिया, हमने रेवेन्यू समझ लिया, हमने इनकम समझ लिया, हमने बिजनेस का मतलब समझ लिया, हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ ली। माशाल्लाह काफी चीज हम समझ चुके हैं, और इन चीजों को, इन तमाम चीजों को भी आपने अपने दिमाग में रिटेन रखनी है। अगर आप लोग नहीं रखेंगे तो मसला होगा। देखिए भूल हर कोई जाता है, मैं भी बहुत सारी चीजें भूल जाता हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको रिवाइज करते रहना है। अगर आप लोग इसे रिवाइज करके नहीं चले तो यकीन तौर पे बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्टीज फेस होंगी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ रहे हैं, कैपिटल। सर कैपिटल का मतलब क्या, एग्जाम्पल। मेरी बुक शॉप है, मैं किताबें बेचता हूँ, स्टेशनरी बेचता हूँ। अब बुक शॉप के अंदर ना मुझे, मैं चाहता, मतलब मेरी बुक शॉप है ना, मैं मालिक हूँ उसका। मेरी बुक शॉप है, मैं उसका मालिक हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मेरी जो शॉप है अच्छी तो चल रही है माशाल्लाह से, लेकिन मेरा एसी खराब हो गया था। मेरा एसी खराब हो गया था बुक शॉप का। मेरे बुक शॉप के अंदर जो एसी लगा हुआ था वो खराब हो गया था, जिसको मैंने बेच दिया था। सही है। लेकिन मेरे घर पे एक एसी लगा हुआ है, मैं अपने घर के एसी निकाल के यहाँ पे ले के आके लगा देता हूँ। ये एक मालिक कह रहा है अपने बिजनेस के लिए। उसके जो उसकी जो बुक शॉप है वो उसका बिजनेस है। तो जो भी चीज, वो जो भी कंट्रीब्यूशन, एक ऑनर जो भी कंट्रीब्यूशन अपने बिजनेस में करेगा, चाहे वो इन काइंड हो या चाहे वो कैश में हो, उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल।
उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंस प्रोवाइडेड टू एन एंटिटी बाय इट्स ऑनर। सर ये फाइनेंस का मतलब क्या है सर? सब्र। In short, investment in entity by its owner is regarded as capital. Investment can be done in cash or in kind. For example, the owner of the business bring his own assets into business. मेरी बुक शॉप थी और मेरे बुक शॉप के अंदर मतलब कुछ नुकसान वगैरह चल रहा था, दुकान अच्छी नहीं चल पा रही थी। तो मेरी अपनी पर्सनल सेविंग्स थी। मैं अपने घर गया, मैं अपने पर्सनल सेविंग लेके मैंने अपने बिजनेस में डाल दिए पैसे। तो वो भी मैंने फाइनेंस प्रोवाइड किया। फाइनेंस का मतलब क्या, कि भाई आप हेल्प कर रहे हो किसी को कि वो अपने माशी साइकिल, माशी जिंदगी को चला सके। सिमिलर टू डेट, बिजनेस भी एक किस्म से चल रही होती है ना, वो भी तो एक इकोनॉमिक साइकिल की तरह चल रही होती है। तो जब भी एक मालिक अपने बिजनेस के अंदर कोई चीज़ इन्वेस्ट करता है, कोई चीज़ कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो कैश में हो, ये चाहे वो इन काइंड यानी अदर देन कैश हो। इन काइंड का मतलब अदर देन कैश। सही है। तो उसे हम क्या नाम देंगे, कैपिटल। शेयर कैपिटल सर। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? देखिए बेटा, कुछ होती है छोटे छोटे दुकान वगैरह, तो कुछ आ जाते हैं फर्म्स वगैरह। मतलब बिजनेस के भी टाइप्स होते हैं ना, स्मॉल साइज बिजनेस, मीडियम साइज बिजनेस, बिग साइज, लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यूनिलीवर की, जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, या फिर मैं बात करूं किसी और कंपनी की, तो कंपनी जो होती है ना, उनके बहुत सारे ऑनर्स होते हैं। वो ऑनर किस तरह होते हैं? ऑनर स्टॉक मार्केट में जाते हैं और वहां से उस कंपनी का एक इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, कागज जैसी कोई स्टेटमेंट खरीदते हैं, जिसे हम कहते हैं शेयर। और शेयर के बदले में वो पैसे देते हैं, तो वो उस कंपनी के भी एक ऑनर बन जाते हैं। सही है। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो इस बारे में टेंशन ना लें, शेयर कैपिटल का इंशाल्लाह पूरा लेक्चर हमारे पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने सब ये समझना है एट द बेसिक लेवल कि शेयर कैपिटल हम का मतलब ये है कि जो कंपनीज के जो शेयर होल्डर होते हैं ना, जब वो किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उसके बदले में जो पैसे देते हैं, सही है, तो उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। In case of a company, there are many owners who hold a share of the company. These owners provide finance to the company by purchasing a share from the stock market or from the company directly. Such a finance in case of a company is called share capital. अब आ जाते हैं हम ड्राइंग्स पे। सर ड्राइंग का मतलब क्या? मेरी किताबों की दुकान है, मैंने अपने किताबों की दुकान में से क्या किया, दो तीन किताबें अपने घर ले गया। क्या ये किताबें मैंने अपने लिए इस्तेमाल करनी है, और ये किताबें आने से मेरी हुई। तो अपने बिजनेस में से कोई भी चीज़ निकाल के लेके चले जाना और अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करना, इसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। इसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। या फॉर एग्जाम्पल वही किताबों की दुकान है, उस किताबों की दुकान के अंदर मेरे पास कुछ स्टेशनरी थी, वो स्टेशनरी में घर ले गया, मैंने कहा ये मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, तो ये भी क्या हुई, ड्राइंग्स। जब भी एक ऑनर कोई भी बिजनेस की चीज अपने लिए इस्तेमाल करेगा, पर्सनली यूज करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे। इन अ सोल प्रोप्राइटर, डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, सही है, आप डेफिनेशन पे गौर करें लाजमी। इन अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस और इन अ पार्टनरशिप, द ऑनर ऑफ द, देखिए अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो टेंशन ना ले, डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट हो रही है। कुछ चूंकि आप न्यू है, आपको समझने में मुश्किल होगी अकाउंटिंग क्या है, किस बला को कहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्या बात है क्लियर ना हो अभी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो इंशाल्लाह लाजमी क्लियर हो जाएगी। ड्राइंग पढ़ रहे हैं, और the owner of the business use the entity assets for its own use, which is called drawing. Owner withdraw cash from entity bank account for personal use. अब मैंने क्या किया कि मेरी बुक शॉप का एक अपना बैंक अकाउंट भी था, मैं अपने बुक शॉप के बैंक अकाउंट से या फिर मैंने अपने दुकान में से पैसे निकाल कर घर ले गया। मैं अपने दुकान में से पैसे निकाल कर घर ले गया। अगर एक मालिक अपनी दुकान से पैसे निकाल कर घर लेके जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहते हैं। मर्चेंडाइज,
मैंने आप लोगों से कहा था स्टार्टिंग में कि मर्चेंडाइज के बारे में पढ़ेंगे, स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, होता क्या है, तो अभी हम पहुंच गए हैं, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्चेंडाइज और गुड्स और स्टॉक्स, ये सामने डेफिनेशन जो लिखी हुई है, देखें ये जो सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा सर, ये होते क्या हैं, मर्चेंडाइज किसे कहते हैं, गुड्स किसे कहते हैं, स्टॉक किसे कहते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन को मैं आपको फर्दर क्लैरिफाई कराता हूँ। These are the assets which is sold in the normal course of the business to make revenue. For example, the sale of books in a bookshop. Therefore, the books are the merchandise for the bookshop owners. देखिए, मैंने रेवेन्यू जब आपको पढ़ा रहा था, मैंने रेवेन्यू पढ़ाते हुए कहा था कि रेवेन्यू हम उस अर्निंग को कहते हैं जो कि आप रोजमर्रा की एक्टिविटी परफॉर्म करके हासिल करते हैं। अगर मेरी किताबों की दुकान है तो मैं किताबें बेच के पैसे कमाता हूँ, तो जो उससे मैं पैसे कमा रहा हूँ, उससे जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ, उसे मैं क्या नाम दूंगा, उसे मैं नाम दूंगा रेवेन्यू का। सही है। अच्छा, मैं किताबें बेच रहा हूँ, मैं किताबें बेच रहा हूँ, किताबें बेच के मैं रेवेन्यू कमा रहा हूँ। तो जो आइटम जिससे बेच के आप पैसे कमा रहे हैं, जो कि आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटी का पार्ट है, उसे हम मर्चेंडाइज भी कहते हैं, उसे हम गुड्स भी कह सकते हैं, उसे हम स्टॉक भी कह सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आपने मर्चेंडाइज का लफ्ज इस्तेमाल करना है, या फिर आपने स्टॉक्स का लफ्ज इस्तेमाल करना है। सही है। इससे कुछ लोग स्टॉक इन ट्रेड, प्रैक्टिकली कुछ लोग इसे स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। तो वो सामान जिसे बेच के अब आपने आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसे हम क्या नाम देंगे, स्टॉक इन ट्रेड या मर्चेंडाइज। और जब आप उन सामान को खरीदने के लिए जाएंगे, सही है, फॉर एग्जांपल मैंने किताबें बेची, अब मेरी बुक शॉप है, मैं किताबें बेचता हूँ, मैंने किताबें बेची, किताबें ख़त्म होने वाली थी, उर्दू बाज़ार गया, उर्दू बाज़ार से मैंने फिर से किताबें ली और मैंने बेची। तो जो मैंने किताबें उर्दू बाज़ार से ली, मैंने परचेजेस की, मैंने परचेजेस की। सही है, परचेजेस हम उस खरीदो फरोख्त, हम उस खरीद को कहते हैं, परचेज हम उस खरीद को कहते हैं जिसको आप बाद में बेचेंगे। परचेज हम उस खरीद को कहते हैं जिसको आप बाद में बेचेंगे। मर्चेंडाइज परचेज फॉर बीइंग सोल्ड इज कॉल्ड परचेजेस। डेफिनेशन सिंपल है, आप लोगों को क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह। ना हुए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, एक वॉइस या पे एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, आप लोगों को मैं क्लियर करवा दूंगा। सर बैड डेप्स और अनकलेक्टेबल, सर समझ नहीं आया सर, ये क्या है। सर मुझे काफी खतरनाक लग रहा है सर, बेड, सर बेड लिखा हुआ है, ऊपर से डेट भी लिखा हुआ है। बेड बोले तो बुरा, बेड बोले तो बुरा, डेड बोले तो कर्स, उर्दू में कर्स कहते हैं ना इससे। तो इसकी मैं अगर उर्दू मानी निकालूं तो क्या बना, बुरा कर्स। एक कस्टमर था, मेरी बुक शॉप की दुकान थी, मेरे पास एक कस्टमर आया जिसको मैं जानता था। उसने कहा कि यार उमर फारूक भाई, आप हमें ना किताबें दे दे, आप हमें किताबें दे दे, हम आपको पैसे दे देंगे।
15-30 दिन के अंदर आपको दे देंगे। मैंने कहा ओके सही है। मैंने किताबें दे दी उनको, और 15-30 दिन गुजर गए, मुझे पैसे नहीं मिले अभी तक। मैं परेशान, यार क्या हुआ, पैसे ही नहीं मिल रहे, खैरियत? तो मुझे पता चला कि यार वो ना, वो काफ़ी उनके हालात सही नहीं है, काफ़ी ज़रा क्राइसिस में है, और वो मतलब बुरे हालात उनके चल रहे हैं। तो मुझे डाउट पैदा हुआ, मुझे दिल में डाउट पैदा हुआ कि यार क्या पता है शायद वो मुझे मेरे पैसे ना दे पाए। क्या पता जो मैंने उनको सामान उधार पे दिया था, जो मैंने उनको सामान उधार पे दिया था, कर्ज पे दिया था, वो क्या पता मुझे उसके पैसे ना दे पाए। फिर मैं जिससे फिर यही इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बैड डेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट हम क्या कहते हैं, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट के अंदर भी फर्दर टाइप्स है। बैड डेप्ट एस्टिमेट्स, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, वो मैं आप लोगों के साथ ड्यूरिंग द कोर्स आराम आराम से एक्सप्लेन करता जाऊंगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप लोगों को दिमाग में ये रखना है कि बैड डेप्ट का मतलब क्या है, बुरा कर्ज। आपने किसी को सामान बेचा, वो आपको पैसे नहीं दे पा रहा बाद में, इसे हम क्या कह सकते हैं कि आप लोगों के दिल में अंदेशा पैदा हुआ, क्या पता मुझे सामान के पैसे ना मिले, ये क्या पता कुछ पैसे मिले कुछ पैसे ना मिले। एक एग्जांपल लिख देता हूँ ना आप लोगों के लिए, टेंशन क्यों ले रहे हैं। मैंने एक बंदे को बेची किताबें 5,000 तक की, सही है, लेकिन उसने मुझे सिर्फ 3,000 दे दिए, और बाद में उनके जो हालात थे वो ख़राब हो गए, तो मुझे डर पैदा हो गया कि जो जो 2,000 रुपये हैं, सही है, कि जो ये 2,000 रुपये हैं क्या पता वो मुझे ना दे पाए। तो इन 2,000 को मैं ये कह सकता हूँ कि ये बैड डेब्ट एस्टीमेट है मेरा। यानी मैं फिलहाल एस्टिमेट कर रहा हूँ कि क्या पता वो मुझे ना दे पाए। इसे मैं बेड डेव एस्टिमेट भी कह सकता हूँ, इसे मैं बेड डेव प्रोविजन भी कह सकता हूँ। और जब ये कंफर्म हो जाए कि यार वो वाकई मुझे नहीं दे सकते, तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं कहूंगा तो कंफर्म बेड डेप है, कंफर्म बेड डेप है, सही है। यहाँ तक इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी तो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा बाकी हैं, पूरे रूल्स हमने पढ़ने हैं, अकाउंटिंग साइकिल, इक्वेशन, ऑल कॉन्सेप्ट्स है। तो 3 से 2 दिन की क्लासेस तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में निकल जाती है। खैर, हम बेड डेप पढ़ चुके हैं, सही है। तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने क्या जा रहा हूँ, फिर से रिपीट करता चलूँ। मैंने अभी आपको जो बेड डेप के हवाले से समझाया है, एक सिंपल फॉर्म में आप लोगों को समझाया है। मैंने आपको अभी सिर्फ ये बताया कि मेरा आईडी, मेरा एस्टिमेट है, मुझे डाउट है कि पता पैसे ना मिले, मुझे 2,000 रुपये ना मिले, 5,000 तक का सामान बेचा, 3,000 रिकवर हो गए, 2,000 के पैसे अभी तक नहीं मिले, मुझे डर है क्या बताना मेरा, ये जो मेरा डर है ना, एस्टिमेट, मेरी सोच, इससे इसको मैं कह सकता हूँ बैड डेप एस्टिमेट, बैड डेप प्रोविजन। यार मैं अभी से ना सोच समझ के अमाउंट रख रहा हूँ कि मुझे मुझे अमाउंट एस्टिमेट लग रही है कि ये मुझे नहीं मिलेंगे, और जब वो कंफर्म हो जाए कि नहीं मिल रहे, तो कंफर्म बैड डेप। तो जब कंफर्म बैड डेप होता है कोई चीज़, फिर हम एक राइट ऑफ की एंट्री बनाते हैं। सर ये एंट्री क्या है, तो आप लोगों को तो पता नहीं है। आराम आराम से आप समझेंगे ना, तो अभी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अभी आप लोग सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स को समझेंगे, किस किस्म की अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर। कोई भी खर्चा, कोई भी खर्चा, कोई भी खर्चा आप करें, अगर वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करे तो लेस देन 12 मंथ्स, उसे हम एक्सपेंस कहेंगे, जिसको आप इमिडिएटली कंज्यूम कर ले। आप दुकान गए, आपने समोसा खरीदा, आपने खा लिया। आप दुकान गए, आपने टॉफी खोली, खा ली, इमीडिएटली आपने एक बेनिफिट कंज्यूम कर लिया, ये एक्सपेंस है। आप दुकान गए, आपने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर 2-3 साल तक चल सकता है, तो जो बेनिफिट 2-3 सालों का है, वो 2-3 साल तक आप लेते रहेंगे, इसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। यानी इन शॉर्ट में आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी कोई एसेट होता है ना, एसेट, एसेट को हम यूज करते हैं, यूज करके हम उससे बेनिफिट लेते हैं, सही है, एसेट को हम यूज करते हैं, यूज करके हम उससे बेनिफिट लेते हैं, और बेनिफिट लेने के बाद जो हमें बेनिफिट मिलता है, सही, एसेट की वैल्यू कम हो रही होती है, यानी वो फिर जैसा काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल,
मैं दुकान पे जाऊं, मैं दुकान से ऐसे ही खरीदूं। अब ऐसे ही पहले दिन तो काफी मस्त काम कर रहा था मेरे घर पे, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसे भी पुराना होता जाएगा, ऐसी पहले की तरह काम नहीं करेगा। तो एच की जो वैल्यू थी वो कम होने लग जाती है। गाड़ी की वैल्यू स्टार्टिंग में ज्यादा होती है, जब वैसे आप सेकंड हैंड, जब आप उसे मतलब इस्तेमाल करने लग जाते हैं, बेचने पे कम हो जाती है। इस तरह और फर्स्ट हैंड मोबाइल की प्राइस अलग होती है, सेकंड हैंड मोबाइल की प्राइस अलग होती है। तो जो एसेट की वैल्यू है वो डिक्लाइन होती है। सर एसेट की वैल्यू क्यों डिक्लाइन होती है? सर ये एसेट की वैल्यू क्यों डिक्लाइन होती है? भाई आप यूज करते हैं ना, आप यूज करते हैं, आप यूज ना भी करें तो वो जंग लग के खराब हो जाएगा। तो वक्त के साथ साथ चीजें खराब होती है, उनसे उनसे आप बेनिफिट ले या ना ले आपकी मर्जी। सही है। एक्सपेंस क्या है पढ़ेंगे और भी ट्रांजैक्शन के साथ, अभी आप लोगों ने टेंशन में नहीं जाना। डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। एक्सपेंस इज एन इकोनॉमिक बेनिफिट व्हिच इज कंज्यूम्ड बाय द बिजनेस इमीडिएटली विद इन 12 मंथ्स, या फिर मतलब मिनटों में आप कंज्यूम कर लीजिए। आप समोसा खा लिया, आपने टॉफी कोली खा गई, बेनिफिट तो कंज्यूम कर लिए, इमीडिएटली कंज्यूम। कोई भी बेनिफिट आप इमीडिएटली कंज्यूम कर ले, वो एक्सपेंस है। एसेट हमेशा आप इस्तेमाल करते हैं, एक रिसोर्स से कंट्रोल बाय एन एंटिटी है। सही है, जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। और जब आप उस इकोनॉमिक बेनिफिट को आप इस्तेमाल करते हैं तो आप एक्सपेंस करा रहे होते हैं। जब भी कोई एसेट यूज होता है तो एसेट की यूजेज को हम एक्सपेंस कहते हैं। आपने हमेशा याद रखना है, एसेट यूजेज इज रिगार्डेड, यूजेज इज एक्सपेंस। ओके, एसिड की यूजेज एक्सपेंस है। सर क्लियर नहीं हो रहा? हो जाएगा भाई, हो जाएगा, टेंशन नहीं। अभी तो फिलहाल फर्स्ट क्लास है, अभी तो होने ही बहुत सारी चीजें, वक्त के साथ साथ और होंगी। अभी देखा, अभी हम सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ते हुए ही हमें बहुत सारी चीजें सीखने को समझने को मिल रही है। और ये आगे जाके फर्दर आपको दो आप लोगों को समझनी होगी। मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। अभी तो मैं आप लोगों को बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, फिर बेसिक लेवल से तो ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, फिर इंशाल्लाह आप खुद पढ़ा रहे होंगे। अब ट्रांजेक्शन एंड इट्स काइंड, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ट्रांजेक्शन का मतलब समझाया था, कि मैंने इस चीट के अंदर इंक्लूड भी किया था। तो आ जाइए, अभी मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। ट्रांजेक्शन्स एंड इट्स काइंड, in simple term, transaction is regarded as a financial dealing between two or more person or thing. Transaction for the purchase of land, building, or transactions being made to settle outstanding liability. There are many kind of transaction, but in basic, we will discuss only about two kind of transactions. Credit transaction, when the payment or receipt of cash is postponed for a future date, when the cash is received or paid as a result of an exchange. ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई ये वाली, टेंशन नहीं, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। ट्रांजेक्शन एक डीलिंग होती है, फाइनेंशियल डीलिंग, एक लेन देन का मामला होता है। आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप फीस देंगे, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको अपनी ट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको अपनी कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। टीचर इस तरह ही पढ़ा रहा होता है। आप किसी दुकान से सामान खरीदेंगे, वो आपको सामान देंगे, आप उसे पैसे देंगे। आप किसी दुकान पे चले गए, आपने कहा सामान दे दो, उसने कहा पैसे, आपने कहा पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको दे दूंगी 15 दिन बाद। मैंने कहा ओके है, सही है। आप लोग जानते थे एक दूसरे को। तो बस ये पे एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये फिर एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई, जहाँ पे जो पैसों का जो मतलब, जहाँ पे जो कैश की जो सेटलमेंट है वो एक फ्यूचर डेट पे होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा कस्टमर है, मैंने अपने कस्टमर को सामान उधार में बेचा, वो मुझे पैसे देगा, लेकिन बाद में देगा। सही है। तो इस ट्रांजेक्शन, इस लेन देन के अमल को मैं कहूँगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मेरा सप्लायर है, मैंने सप्लायर से सामान उधार पे खरीदा, मैंने अपने सप्लायर को सामान के पैसे देने हैं, तो इस ट्रांजेक्शन को मैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहूँगा। और हाँ, जिस ट्रांजेक्शन के पैसे मुझे मिल जाए उसी वक्त, एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, उसे मैं क्या कहूँगा? कैश ट्रांजेक्शन, when the cash is received or paid as a result of an exchange। अब आगे जाके
दुनिया चेंज हो गई है। जो यहाँ से है, क्या लिखा है, टेक अ पॉज। तो लेक्चर 1 हम यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह लेक्चर 2 के अंदर हम एक न्यू, मतलब एक बहुत सारी न्यू चीज़ें और पढ़ेंगे। और जो हमने आज तक क्लास को पढ़ा है वो तमाम का तमाम हम अप्लाई करेंगे। जो हमने आज तक की क्लास तक जो पढ़ा है वो तमाम का तमाम लेक्चर 2 में अप्लाई हो रहा होगा। और इंशाल्लाह लेक्चर 2 में टाइम मिले तो हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन अभी आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप लोग क्या करें, जितना हमने पढ़ा उसको रिवाइज करें। गूगल से हेल्प लें, गूगल से ले ले, या फिर आपने मुझसे हेल्प लेनी है फर्दर समझना है, व्हाट्सएप कर दें, मैं अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। सो गुड लक, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कभी।